बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में हम ट्रेंड जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक ट्रेंड को जो है वो उसके लिए एक एवरेज का इस्तेमाल करके हम कुछ डाटा का कंपैरिजन करना होता था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम डिसाइड कर लेते थे कि किसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। इसी तरह ट्रेंड को देख के हमने जो है वो कोई कर्व या कोई फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। उस ट्रेंड सेटिंग को हम रिग्रेशन लाइन का नाम देते हैं। ये मोस्टली स्ट्रेट लाइन जो होती है ये उसकी बात हो रही है। इसके अलावा भी जो है वो कर्व ड्रा होती है। हमेशा तो डाटा हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और दूसरी जो चीज़ है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान में जो हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं उस रिलेशन के लिए कि वो कितना स्ट्रांग रिलेशन है, उसको हमारी मेजर जो करती है वो कोरिलेशन मेजर करती है। तो बाकी ये प्रिंसिपल वगैरह हम देखेंगे इसमें। और नॉर्मल कर्व जो है वो नॉर्मल इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम जो है वो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। फर्स्ट फिगर ए को अगर आप देखें तो जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के कारस्पॉन्डिंग, मसलन ये फर्स्ट पॉइंट आपको जो नज़र आ रहा है, ये इस पे कोई एक्स की डिफरेंट वैल्यू स्केल एक्स एक्सिस पे होगा और उसके कारस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस की वैल्यू आई होगी, तो एक डॉट हमने प्लॉट कर लिया। इस तरह ये डिफरेंट पॉइंट्स जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हैं उनके कारस्पॉन्डिंग जब ये डॉट हमारा पैटर्न एक बन गया, डाटा हमने प्लॉट कर दिया एक्चुअली। अब ये डाटा को अगर आप देखें, रफली देखें, तो ऑन एवरेज ये एक लीनियर लाइन है। लेकिन लीनियर लाइन लाजमी नहीं है कि इसी कॉर्नर में इसी शेप की बने। अगर ऑन एवरेज एक लाइन हम खींचें तो ये अगर आप एरो को देखें तो एरो जिधर मूव कर रहा है, ऑन एवरेज एक स्ट्रेट लाइन इधर जो बनेगी ये डाटा की रिप्रेजेंटेशन को जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देगी। तो इसके बेस पे हम जो है वो ट्रेंड जो बनाएंगे, जो इक्वेशन और फंक्शन बनाएंगे, वो हमारी फर्दर प्रेडिक्शन कर सकता है। इसके बाद जो एक्स की वैल्यू हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक जनरल ट्रेंड हमें जो ये पास्ट नज़र आ रहा है इसकी बेस पे हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस प्लॉट के अंदर बन रही है। इस तरह नेक्स्ट फिगर को आप देखें तो इस डाटा में भी आपकी स्ट्रेट लाइन ऑन एवरेज इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये लीनियर कर्व जिधर फिट होगी उधर रिग्रेशन है। और उसके अलावा जब कोई पैटर्न आएगा, जैसे ये पैटर्न है, अब इधर अगर आप स्ट्रेट लाइन इस जगह पे ड्रा करते हैं जिधर मैं एरो को लेके जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं होगी। अगर आप इस जगह पे करें, इस जगह पे, फिर भी आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। क्या वजह है? जब आप इधर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इस जगह पे, तो ये वाले डॉट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है वो इटसेल्फ जो है वो जो प्रेजेंट डाटा है उसके साथ मैच नहीं करेगी। इस तरह जब इधर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो उस केस में जो इस स्ट्रेट लाइन से ये वाले पॉइंट्स हैं चंद एक, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे आ जाएंगी। तो ये ऑन एवरेज कोई लाइन ड्रा नहीं हो पाएगी। तो जब एक आपकी लाइन इटसेल्फ अपने डाटा के साथ ही मैच नहीं कर रही, तो उससे जो प्रेडिक्शन आएगी, ऐसा नहीं है कि हम लाइन फिट नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइन फिट होगी वो लाइन जो है वो आपको जो प्रेडिक्शन देगी वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। तो उसकी रीज़न क्या है कि जो वो लाइन है वो अपने ही डाटा के साथ ही मैप नहीं अच्छी तरह कर रही। जो लाइन इधर ड्रा हो रही है, जब उस फंक्शन के लिए या उस लाइन के लिए हम इन पॉइंट्स के अगेंस्ट हम डाटा देखेंगे तो वो तो लाइन के ऊपर देंगे ना, वो वाला फंक्शन तो हमें पॉइंट्स इधर बताएगा, एक्चुअली पॉइंट ये इधर है। तो वो एरर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो उस लाइन से ज़्यादा दूरी के ऊपर हैं। इस वजह से इधर जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करना कोई अच्छी डिसीजन नहीं होगा। तो इधर जो है वो आपको नज़र आ रहा है ये पैटर्न, अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ये इस तरह का पैटर्न है। पैराबोलिक आप कह सकते हैं, या इन जनरल आप इसको लीनियर नहीं कहेंगे, कर्वी लीनियर कहेंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं है अब, तो ये कर्वी लीनियर में कन्वर्ट होगी।
इस तरह इस डी पार्ट के अंदर आप देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन ऑन एवरेज इसको अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। अगर आप इधर लाइन ड्रा करते हैं नहीं अच्छी रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इधर लाइन ड्रा करते हैं फिर भी अच्छी नहीं है, इधर करेंगे फिर भी नहीं है। वजह क्या है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे बच जाते हैं जो कि उस लाइन से काफ़ी दूरी पे आएंगे, और अगर जब उस लाइन के थ्रू हम प्रेडिक्शन करनी शुरू करेंगे तो वो प्रेडिक्शन तो देगी लेकिन वो प्रेडिक्शन अच्छी नहीं होगी। तो ये भी कर्वी लीनियर है, इधर अब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। आप ये देख लें, कोई ना तो लीनियर पैटर्न है ना ही कोई कर्वी लीनियर पैटर्न है। सबसे पहले जो है वो आप कोरिलेशन एक आसान टॉपिक है, इस वजह से इसको पहले रखा गया, अदरवाइज ये रिग्रेशन के बाद करना चाहिए। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इस वजह से मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटिव इफ दे हैव टेंड साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन। उनके अंदर कोरिलेशन है या नहीं है, कितनी है, कम है या ज़्यादा है। स्केल है इसका भी, जैसे प्रोबेबिलिटी का स्केल है 0 to 1, ये भी लिमिटेड है 1 तक। तो स्ट्रेंथ जितनी 1 के करीब होगी पॉजिटिव 1 के, तो उतने ही हम स्ट्रांग कोरिलेशन कहते हैं। और अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो फिर भी जो है वो उसकी डायरेक्शन का डिफरेंस है। स्ट्रांग अगर 1 के करीब है तो वैल्यू स्ट्रांग है, और अगर 0 के करीब है तो वैल्यू कोरिलेशन कम पाई जाती है। और पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। एक वेरिएबल होता है x, दूसरा है y। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में, मसलन एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन बन जाती है। और इसी तरह अगर इफ वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एंड अदर विल वेरिएबल टेंड टू डिक्रीज, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो 0 से 1 तक अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर देखें तो 0 to 1 ही आंसर आ रहा है। जो नेगेटिव आंसर है वो किस वजह से है, -1 से लेकर 0 तक, वो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से है कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है वेरिएबल, तो उस वक्त वो नेगेटिव साइन में आंसर आ जाता है। और इसके कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है इसके थ्रू ये मेजर की जाती है। उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। न्यूमरेटर में तो सिंपल आपका n समेशन ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट का समेशन है, और माइनस एक्स के सम मल्टीप्लाई विद वाई का सम। डिवीजन में क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के सम के साथ, और इसमें से सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस हो रहा है, और ये सारी टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर ये दूसरी ब्रैकेट के अंदर है n मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर के सम के साथ, और उसमें से माइनस हो रहा है y का सम का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है। इसी तरह आप अल्टरनेटिवली ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूला में जो है वो डेविएशन इस्तेमाल की गई है कि x में से x का अरिथमेटिक मीन माइनस करके उसके स्क्वायर लेके सम करें, और इसी तरह y में से y का अरिथमेटिक मीन माइनस करके उसके स्क्वायर ले फिर सम करें। इन दोनों सम को प्रोडक्ट करें, उसका स्क्वायर होगी। और न्यूमरेटर में भी डेविएशन के प्रोडक्ट का सम। ये टर्म जो है ये साथ डिस्क्राइब है क्या क्या चीज़ है इसमें। n क्या है, सैंपल साइज है, r को कोरिलेशन कोफिशिएंट है सैंपल की, और अगर पॉपुलेशन है उसके लिए सिंबल डिफरेंट है, रो इस्तेमाल होता है, और x और y जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सिंपल सी एग्जांपल है, कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। x और y आपको गिवन है, हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है, एक्स वाई का प्रोडक्ट और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सम, और ये सम सारे हमने कर लिया, एक्स का सम, वाई का सम, एक्स वाई का सम, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम, ये सारे हमने प्रोडक्ट करने के बाद सम भी कर लिए। अब हम फार्मूला के अंदर जैसे इनको यूटिलाइज करेंगे, अगर फर्स्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर जो है वो ये वैल्यू n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी x की ऑब्जर्वेशन है उतनी ही y की ऑब्जर्वेशन है, तो n दोनों डाटा के लिए सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 0.8325, अब ये कोरिलेशन हमें क्या बता रही है कि हाई कोरिलेशन है, 1 के करीब आंसर है ना, तो इसका मतलब हाई कोरिलेशन है। और पॉजिटिव
प्लस साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये कोरिलेशन दोनों वेरिएबल आपके सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कोरिलेशन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि वो जो रिलेशनशिप हम रिग्रेशन लाइन के अंदर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन, उसको लीनियर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन को लीनियर का नाम दिया जाता है। तो वो कितना स्ट्रांग रिलेशन है उसको मेजर करने के लिए हमारा कोरिलेशन इस्तेमाल होता है। इस तरह रिग्रेशन एनालिसिस डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इनकम और एजुकेशन। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनकी इनकम कम होती है, कुछ बिल्कुल जाहिल होते हैं, और जाहिल का मतलब है कि डिग्री नहीं होती, उस तरह के जाहिल नहीं, उनका दिमाग काम कर रहा होता है लेकिन उनकी इनकम हाई होती है। तो एजुकेशन लेवल की बात हो रही है, डिग्री नहीं है। एजुकेशन को आप इधर डिग्री गई, तो डिफरेंट वे में एजुकेशन तो उनके पास होती है, डिग्री नहीं होती। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और मौसम का फ़र्क तो है, गर्मियों में थोड़ी सी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाती है हमारे मुल्क में, गैस की डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है, तो गर्मियों में बिजली नहीं नज़र आती, सर्दियों में गैस नहीं नज़र आती है। अच्छा, ये तो डिफरेंट एग्जांपल थी। रिग्रेशन टेल अस हाउ टू ड्रा द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रा करना जो है वो रिग्रेशन कहलाता है, और जो उसके दरमियान में उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान में जो रिलेशन पाया जाता है उसको कोरिलेशन मेजर करती है। द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, दोनों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके दरमियान जो रिलेशन है इज नोन एज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और उसको डिस्क्राइब बाय द कोरिलेशन। ये डिस्क्राइब कैसे होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, ये कोरिलेशन के थ्रू डिस्क्राइब होता है। ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन रिग्रेशन लाइन की होगी, दिस वन। और अच्छा, गुड लाइन अब क्या होगी? जैसे हमने 4 डिफरेंट फिगर देखी थी, तो फर्स्ट सेकंड में लीनियर लाइन जो है वो हम कह रहे हैं कि अच्छी है, ये तो हम देख के कह रहे थे, इस तरह तो हमेशा नहीं होता हमारे पास डाटा। तो लेकिन फिर कौन सी तीसरी और चौथी फिगर के अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन गुड लाइन क्यों नहीं कहलाएगी, गुड एस्टिमेट क्यों नहीं कहलाएगी, बेटर फिट क्यों नहीं कहलाएगी? A good line is one that minimizes the sum of square of difference between the points and the line। वो जो डिफरेंट डॉट्स थे और जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे उनके दरमियान में जो एक तो एरर है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस, वो तो जस्ट है आपका डिफरेंस है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस को मिनिमाइज करे अगर वो, तो वो वाली लाइन हमारी सबसे बेस्ट लाइन कहलाएगी। मसलन हम एक ही डाटा पे 3-4 स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो सबसे अच्छी है? तो जिस लाइन के लिए हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस जो है वो सबसे कम होगा, वो वाली लाइन हम कहेंगे ये बेस्ट फिटेड है फॉर दिस डाटा, या ये डाटा को सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रा है, इस स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली आपने जो पढ़ी है वही होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम उसमें स्लोप होती है और सी वाई इंटरसेप्ट होता है। जस्ट इधर b और a की फॉर्म में हमने लिखी हुई है। तो y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, इसमें जो है वो a इंटरसेप्ट है हमारा y इंटरसेप्ट, और b जो है वो ये स्लोप है। ये स्लोप एक्चुअली कैसे चेंज होती है? ये एंगल के साथ चेंज होती है, तो ये एंगल के सामने मैंने लिख दिया। एक्चुअली स्लोप क्या होती है? change in y with respect to change in x। The interpretation of regression coefficient b is that it gives the average change in dependent variable y for a unit increase in the independent variable which is x हमारे केस में। The slope coefficient may be positive or negative depending on the relation between the two variables। ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव, दोनों पॉसिबल हैं। पॉजिटिव होगा तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है उस तरह का होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो जैसे हमने पैटर्न देखा था ना फिगर नंबर बी में स्टार्ट में,
उस तरह का, जस्ट वो उसकी स्लोप दूसरी तरफ हो जाएगी। ये इंक्रीजिंग स्लोप है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो आप इस स्लाइड में देखें ये इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये ऐसे जितनी भी लाइन ड्रा होंगी, एक वक्त आएगा कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल वर्टिकल भी हो जाएगी। दैट्स मीन वाई के अंदर जो है वो हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो उधर हम क्या कहते हैं, स्लोप हमारी इन्फिनिट हो गई या अनडिफाइंड हो गई, नो स्लोप नो चेंज, एक्चुअली जीरो चेंज कहते हैं। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन के बाद जब हम देखेंगे तो फिर इस तरह की लाइन जब ड्रा होना शुरू होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप हमारी जो है वो डिक्रीज होती जा रही होती है। जो इस तरह की शेप में जितनी भी लाइन हमारी ड्रा होंगी दिस वे, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो, उसका इंटरप्रिटेशन सेम है। अब ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जो है, इसको फिट करने के लिए जो हमारे पास a और b, अच्छा इस लाइन को फिट करने के लिए हमें x और y का डाटा तो पहले से पता है। अब इसमें अननोन क्या है, दो वैल्यू हैं a और b। a और b कैसे फाइंड होंगे, उनके लिए हम इधर तो डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की जाती हैं। अगर कोई भी आपने कर्व फिट करनी है तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इधर हमने जो उन नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन जो है वो बड़ी कॉमन चीज़ है, तो बार बार हम बजाय इसके कि नॉर्मल इक्वेशन बनाएं और फिर उसमें से ए और बी फाइंड करें, हमने डायरेक्टली फार्मूला उधर से ड्राइव कर लिया और ये फार्मूला की बेस पे हम जो है वो ए और बी फाइंड कर लेते हैं क्विक। तो बी फाइंड करने का फार्मूला ये डेविएशन वाला है और ये विदाउट डेविएशन एक्स और वाई के सम के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो इसमें भी हमें एक्स का सम, वाई का सम, एक्स वाई का सम, एक्स वाई प्रोडक्ट का सम और एक्स स्केयर का सम चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारी ये बी की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। और अल्टरनेटिवली अगर स्टैंडर्ड एरर वाई का और स्टैंडर्ड एरर एक्स का आपको पता है, सम टाइम डाटा किसी डिफरेंट फॉर्म में गिवन होता है, तो फिर आप अल्टरनेटिवली रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स की फॉर्म में भी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन फार्मूला आपके पास बी फाइंड करने के आगे, ये डेविएशन वाला फार्मूला, ये कॉमन फार्मूला और ये रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर वाला फार्मूला। और जब आपका बी फाइंड हो जाएगा, इस बी की बेस पे, पहले बी फाइंड करना हमारी मजबूरी है, उसकी बेस पे फिर एक्स बार और वाई बार को इस्तेमाल करके हम बी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टाइम एक्स बार। एक्स बार और वाई बार हमारे अरिथमेटिक मीन है एक्स के लिए और वाई के लिए। अब ये तो हो गई y, जब इसमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी तो वो वाली लाइन हमारी फिटेड लाइन कहलाएगी। तो जब ये फिटेड लाइन हो जाएगी उसके थ्रू जो y की वैल्यू आएंगी उनको हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो फिर y की वैल्यू से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उनके ऊपर y कैप लगा लेंगे। y की वैल्यू के ऊपर कैप आ गया जब ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। ये हमारा एस्टीमेट है फॉर रिग्रेशन इंटरसेप्ट और बी एस्टीमेट है रिग्रेशन स्लोप के लिए, एक्स वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वही डाटा है जो हमने पहले इस्तेमाल किया है, उसी के लिए अगर हम ये वाली कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, दोबारा इन्हीं को इस्तेमाल करके हम बी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और फिर ए की वैल्यू। बी की वैल्यू 49.9101 आ गई, उसको हमने एक्स बार और वाई बार के साथ इस्तेमाल करके ए की वैल्यू फाइंड कर ली। जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों मिल गई, हमने वाई को लिखती दफ़ा वाई कैप लिखा है। फिट होने से पहले सिंपल वाई लिखी हुई थी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ था। बी ऑफ एक्स नहीं है, बी इज मल्टीप्लाई विद एक्स है। जस्ट ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने जो है वो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, सॉरी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है। तो ये वाई कैप जो है वो क्या है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई विद एक्स। तो ये अब आपके पास फिटेड लाइन आ गई, क्योंकि इधर इधर हमने इस एग्जांपल में एक ही लाइन फिट की है
तो अभी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर ले। लेकिन अगर हम एक ही डाटा पे एक से ज़्यादा लाइन फिट करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट फिटेड है, उसके लिए हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल होता है, वो जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि y माइनस वाई कैप स्क्वायर, जो डिफरेंस है एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ, ये क्या होने चाहिए, इनके स्क्वायर का सम जो है ये मिनिमाइज होना चाहिए। तो अगर 2-3 कर्व हमने फिट किए हैं तो y1 एक कर्व है, एक y2 कर्व है, एक y3 कर्व है, तो उन सारी कर्व के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, ये वाले एरर लेके उनका सम लेंगे और फिर सॉरी स्क्वायर लेंगे और फिर उनका सम कर लेंगे। उनमें से जिसका आंसर सबसे लीस्ट होगा वो बेस्ट फिटेड लाइन होगी। और अगर सिंपल हम बात करें तो y माइनस वाई कैप जो है ये एरर है, रेजिडुअल या एरर इसको आप कहते हैं, कि एक्चुअल वैल्यू जो डाटा गिवन है और एस्टिमेटेड वैल्यू, इनके दरमियान में जो आपकी एक्चुअल जो लाइन हम ड्रा करते हैं, जो पॉइंट्स हैं और जो लाइन है, उनके दरमियान में जो डिफरेंस है ना, क्योंकि लाइन जो है वो हर पॉइंट के ऊपर से तो नहीं पास कर रही, तो पॉइंट्स जो थे वो हमारे इर्द गिर्द रह जाएंगे। जैसे हमने फिगर ए और बी में देखा था कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहे थे तो वो इमेजिनरी लाइन जो है वो वाई के तमाम पॉइंट्स के साथ मैप नहीं कर रही, तो वो जो एरर था वो हमारा इस फॉर्म में आता है। और अगर इसका सम करेंगे तो वो सम जो है वो क्या ज़ीरो होगा, जैसे हमारा अरिथमेटिक मीन का एक रूल है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। अरिथमेटिक मीन एक प्रॉपर्टी हमने शुरू में पढ़ी थी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का सम, अगर इसका एक्स माइनस एक्स बार का सम करें तो वो हमारे पास ज़ीरो आएगा किसी स्पेशल टाइप ऑफ डाटा के। तो इधर भी जो है वो लाजमी नहीं है ये ज़ीरो आए, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। जब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ हम ये वाले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ये सारे फार्मूले जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ये अनवाइसनेस के लिए अगले लेक्चर के अंदर इस्तेमाल होंगे। इनमें इस्तेमाल क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू और वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू, बाकी वही तरीकाकार है। और इसका अल्टरनेटिव फाइंड करने का तरीका भी है, आप फिट किए बगैर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, वाई के स्केयर लेने हैं और बाकी वाई का सम है और एक्स वाई के प्रोडक्ट का सम है। अच्छा, ये वाई कैप के साथ है सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर, और टोटल सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर जो है वो क्या है, वो y माइनस वाई बार, वाई बार जो है अरिथमेटिक मीन है, वाई कैप जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। और सम ऑफ स्केयर ऑफ रिग्रेशन क्या है, वाई कैप माइनस वाई बार के स्केयर का सम। तो ये टर्म जो है वो बस थोड़ा केयरफुली देखनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो हम फाइंड करते हैं इन्हीं की बेस पे, जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन और टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो फाइंड किया, इसकी बेस पे अगर हम ये कोफिशिएंट फाइंड करें तो ये आर स्क्वायर कहलाता है। तो ये आगे कुछ टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, उनमें ये आर स्क्वायर जो है वो इस्तेमाल होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसका नाम है। और ये आर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है, उसके अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसका इनडायरेक्ट वे जो है ये हमारे पास इधर भी मौजूद है, हम इन फार्मूला के थ्रू भी इस कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इस कोफिशिएंट की ये वैल्यू 0.6931 आई है, तो इसका मतलब क्या है कि 69.31% of variation in the data for this sample can be explained by the linear relationship between x and y. इसी तरह जो है वो ये दोनों आपस में जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है और जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये दोनों सेम हो जाते हैं। एक स्पेशल केस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल केस के अंदर ये दोनों सेम होते हैं।
जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करते हैं तो फिर ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का टू साइड टेबल बनता है और उसके थ्रू जो है ये आर स्केयर, कैपिटल आर स्केयर फाइंड होता है। फिर ये आर स्केयर और कोरिलेशन कोफिशिएंट ये आपस में मैप नहीं करते, इक्वल नहीं होते। मीन स्केयर रिग्रेशन, इसमें जस्ट आपने सम ऑफ स्केयर ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर के इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मसलन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x1 और x2। कहने का मतलब है कि दो डाटा हैं, एक y का सेट है तो उसके साथ इनपुट जो है वो हमारे पास एक x है, दूसरा जो है वो t है, वेरिएबल का सेट है, एक s का सेट है, तो तीन सेट ऑफ वेरिएबल हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ k क्या होगा, 3 होगा इस केस में। और अगर सिर्फ s और t हो तो उस केस में जो है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल, s और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल k की वैल्यू 2 होगी। एंड सैंपल साइज और SE जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर रिग्रेशन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इन फार्मूला के थ्रू फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि SSR और अच्छा ये जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसमें मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्या बताऊंगा, ये रिग्रेशन लीनियर कर्व है, बाकी जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, पावर, हाइपरबोलिक, इन कर्व को कैसे हमने ABCD इनके कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि अभी जो हमने लाइन फाइंड की थी ये फर्स्ट वाली, इसमें A और B के लिए तो हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया था। तो अब क्या हम हर कर्व, ये तो इधर लिमिटेड है ना, कर्व 6-7 लिखी हुई हैं, 6 लिखी हुई हैं, तो इसके अलावा कोई और कर्व आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे। हमें तो फार्मूले, चले हम ये 6 के लिए फार्मूले याद कर लेते हैं, हर के लिए इधर जो A और B के लिए फार्मूला है ये सेकंड वाली के लिए A और B का फार्मूला डिफरेंट होगा, और इसी तरह जो फोर्थ है उसके अंदर A और B का फार्मूला कुछ और होगा। तो हर किसी के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो हम फिर देखेंगे कि इनके लिए हम कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढें, नॉर्मल इक्वेशन बनानी सीखें, या अल्टरनेटिवली इस प्रोसेस को कहते हैं लीनियराइजेशन। ये पहले वाली कर्व तो इटसेल्फ लीनियर ही है ना, तो बाकी जो कर्व हैं उनको लीनियराइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए फर्स्ट वाली कर्व के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और फिर बाकियों के लिए जब इसका सीख लिया तो बाकियों के लिए भी रिलेटिवली इजी काम हो जाएगा। फिर उनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपको ये आपने रिवाइज कर लेना है, आपने अलजेब्रा के कोर्स में या मे भी आपने कैलकुलस के कोर्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सादी आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन जो है आपने छठी क्लास से या 7वीं 8वीं क्लास में भी ये चीज़ होगी। इवन मुझे याद पड़ता है ये तीसरी या चौथी क्लास में भी ये चीज़ें मौजूद होंगी। तो चलें वो इतनी पुरानी बात को छोड़ें, आपने अभी जो है वो अलजेब्रा के कोर्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन या साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी होगी, जिसके लिए आप ग्रामर रूल इस्तेमाल करते हैं और भी इस तरह के कुछ रूल हैं, या आप साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर लेते हैं। तो जो भी आपको मेथड आना चाहिए, 3-4 मेथड आपको जितने भी हैं वो जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम